ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने 3 सवाल और लिखे हुए हैं, चैप्टर 2 से ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर से ही है। पूछ रहा है कि आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करें, स्टेट करें, स्टेटमेंट दें एंड व्हाट राइट इट्स मैथमेटिकल फॉर्म। चलिए आइए देखिए, हाइजेनबर्ग ने बेसिकली ये कहा था कि चूँकि इलेक्ट्रॉन में वेव नेचर होता है, इस वजह से उस इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली 100% एक्यूरेसी के साथ हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। अगर आपने किसी एक को, पोजीशन या मोमेंटम में से किसी एक को एक्यूरेटली मेज़र करने की कोशिश करी तो दूसरे में जो एरर आएगा वो बहुत ज़्यादा आने लगेगा। मतलब इसने ये बोला कि, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ इम्पॉसिबल to measure simultaneously both position and momentum of an electron with 100% accuracy 100% एक्यूरेसी के साथ आप पोजीशन और मोमेंटम दोनों इलेक्ट्रॉनों का कभी मेज़र नहीं कर पाएंगे। किसी एक को मेज़र करने की कोशिश करी तो दूसरे में बहुत ज़्यादा एरर आएगा। मान लेते हैं हम लोग कि P इज़ द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, P रिप्रेजेंट्स मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर P इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम है तो डेल्टा P का मतलब हो जाएगा कि उसमें कितनी अनसर्टेनिटी या कितनी एरर थी। तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई डेल्टा P, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि v इज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा v का मतलब हो जाएगा कि उसके वेलोसिटी मेजरमेंट में कितना एरर या कितनी अनसर्टेनिटी थी। तो डेल्टा v इज अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर x उसके एग्जैक्ट पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इफ x रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, देन डेल्टा x का मतलब हो जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इतनी बात समझ आ गई क्या? हाँ, ये टर्मिनोलॉजीज मैंने डिफाइन कर दी है। अब हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि एक साथ आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर पाएंगे। किसी एक को मेजर करेंगे तो दूसरे में इनफाइनाइट एरर आएगा। इसका मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू HUP, डेल्टा P इंटू डेल्टा x, मतलब अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड अनसर्टेनिटी इन पोजीशन का जो प्रोडक्ट होगा वो कांस्टेंट होगा। क्योंकि अगर एक में एरर बहुत ज़्यादा है तो दूसरे में एरर बहुत कम होगा। मतलब एक को आप एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो तो दूसरे में एरर बहुत ज़्यादा आएगा। मतलब ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हो गया कि इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए। और एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इनकी जो प्रोडक्ट है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू h/4π, ठीक है ना। तो ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। आप चाहो तो इसको वेलोसिटी के टर्म में भी लिख सकते हो, बिकॉज डेल्टा P का मतलब है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा ऑफ mv। बोलो है कि नहीं? मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा x। दिस इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। h क्या है यहाँ पर? प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है ना। अब आप देख लो यहाँ पर मास तो कांस्टेंट है, तो वो उसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो मास को बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। तो हम इसको लिख सकते हैं m डेल्टा v इंटू डेल्टा x विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल्टा x इंटू डेल्टा v विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm। तो याद रखेंगे, वेलोसिटी के टर्म में अगर लिखते हो तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm रहेगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन के टर्म में लिखोगे तो दिस विल ऑलवेज रिमेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4π। क्या ये बात समझ आ गई? तो आंसर नंबर 7 तो ये रहा। एक बार फोटो लेंगे, फिर उसके बाद हम आंसर नंबर 8 और 9 देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, एक माइक्रोस्कोप है जिसमें एक सूटेबल फोटोन की मदद से हम लोग इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस तक हम मेजर कर रहे थे, कितने डिस्टेंस तक हम उस इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर रहे हैं, वो दे रखा है 0.1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इस पूरे कैलकुलेशन के दौरान वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी कितनी रही है। मतलब व्हाट दे आर आस्किंग यू इज कि डेल्टा V की वैल्यू क्या है जब आप इलेक्ट्रॉन को मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर रहे थे। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम। देख सकते हैं यहाँ पर पोजीशन में जो अनसर्टेनिटी है वो है 0.1 एंगस्ट्रॉम।
0.1 एंगस्ट्रॉम को पहले मीटर में बदल लीजिए, 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये कितना हो जाएगा आपका 10 की पावर -11 मीटर, बोलो यही हो जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा वी निकालना है, डेल्टा वी निकालना है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। नाउ अप्लाइंग अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हमें पता है अभी देखा हमने कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm। अब हमें करना क्या है, जब हम वैल्यूज निकाल रहे होंगे किसी भी अनसर्टेनिटी का, तो उस वक्त हम इक्वालिटी साइन लगा लेंगे, है ना, इक्वालिटी साइन लगा करके सॉल्व कर देंगे। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आपको पता ही है, मतलब डेल्टा वी अगर निकालना है तो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू और ग्रेटर देन h/4πm डेल्टा एक्स, है ना। मिनिमम वैल्यू तो इतनी आएगी ना, मिनिमम अनसर्टेनिटी तो इतनी आएगी ना, वरना इट विल रिमेन इक्वल टू और ग्रेटर देन दिस। ठीक है, एच की वैल्यू क्या होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, है ना। 4 और पाई की वैल्यू आप लोग जानते ही हो 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता ही है 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। kg में बदलना जरूरी है ऐसा यूनिट में, क्योंकि जो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है वो भी ऐसा यूनिट में रखा हुआ है, MKS यूनिट में रखा हुआ है, जूल्स के टर्म में रखा हुआ है। ठीक है ना। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -11 मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आएगी मीटर पर सेकंड में। किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। इसकी वैल्यू जो है दैट इज 5.79 इंटू 10 की पावर 6, 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड। आई होप समझ आया होगा आपके पास। फिर से देख लो एक बार क्या था सवाल में, आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन इसी डिस्टेंस तक, इतने डिस्टेंस तक उसको हम लोग लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी की जो वैल्यू आ सकती थी वो 0.1 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है ना, जिसको मैंने मीटर में बदल दिया। और हमसे पूछा क्या गया था कि जब फोटॉन्स के थ्रू उस इलेक्ट्रॉन को हम लोकेट कर रहे होंगे तो उसकी वेलोसिटी में कितनी अनसर्टेनिटी आई होगी, तो वो हमने निकाल दिया इस इक्वेशन के थ्रू। एक बार कॉपी कीजिए, फिर लास्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये काफ़ी फेमस सवाल है, कई बार ये पेपर्स में दिख गए हैं, इनको देख लेना ज़रा। एक गोल्फ बॉल है जिसका मास है 40 ग्राम और जिसकी स्पीड जो है वो 45 मीटर पर सेकंड है, 45 मीटर पर सेकंड है। अब वो क्या बोल रहा है कि अगर इसके स्पीड को 2% एक्यूरेसी तक मेजर कर सकते हैं, मतलब एरर इतना 2% का रहेगा ही रहेगा, समझ रहे हो क्या, मैक्सिमम एक्यूरेसी इतनी बता रहा है वो। ठीक है ना, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बतानी है, इस बार आपको अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बतानी है। जरा ध्यान से देखिए, आपके पास मास पता है, मास ऑफ गोल्फ बॉल पता है कितनी है, मास 40 ग्राम है ना। इसको केजी में बदल लो पहले, तो सब कुछ MKS यूनिट में सॉल्व करना चाहिए। तो ये हो गया 40/1000 kg, है ना, विच इज 4 इंटू 10 की पावर -2 kg, राइट, ये हो जाएगा। अब साथ में वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल गिवन है, वेलोसिटी ऑफ गोल्फ बॉल, ये एक्चुअल वेलोसिटी है उसकी, कितनी है वो 45 मीटर पर सेकंड से जा रही है। मैक्सिमम एक्यूरेसी कितनी है 2%। मतलब अगर मैं यहाँ पर अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालूँ, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डेल्टा वी। अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा वी निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा 2% ऑफ 45 मीटर पर सेकंड, मतलब 2/100 मल्टीप्लाइड बाई 45। इसको सॉल्व कीजिए तो 90/100 मीटर पर सेकंड, मतलब 0.9 मीटर पर सेकंड। ये आपको मिल गया डेल्टा वी। निकालना क्या सवाल के हिसाब से, कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स निकालना है। अभी हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी विल रिमेन ग्रेटर देन इक्वल्स टू h/4πm, राइट। यहाँ पर h क्या है बताइए, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड। ठीक है, अब हमें निकालना है यहाँ पर डेल्टा एक्स, तो सॉल्व करते समय इक्वालिटी का साइन लगा लेंगे। डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू h/4πm डेल्टा वी। इतना रहेगा बराबर या इससे ज़्यादा रहेगा, तो ये मिनिमम अनसर्टेनिटी बता रहा है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकंड डिवाइडेड बाई 4 पाई, दैट इज 4 इंटू 3.14, है ना। मास ऑफ गोल्फ बॉल कितना है 4 इंटू 10 की पावर -2 kg, और डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.9 मीटर पर सेकंड, 0.9 मीटर पर सेकंड। बात समझ आ रही क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो जो एरर आएगा, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आएगा, इसकी वैल्यू है 1.46 इंटू 10 की पावर -33 मीटर।
तो ये भी सवाल काफ़ी फेमस है, जैसा मैंने कहा है कई बार पूछा गया, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये सारे सवाल जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रेडिक्टेबल हैं, यहाँ से सवाल आ सकते हैं, ठीक है। कुछ और सवाल इस चैप्टर के देखने जा रहे हैं, टिल देन आप इसको कॉपी करें। देखो नेक्स्ट कुछ सवाल हैं, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर के सवाल है, बड़े ही फेमस सवाल हैं, इनको भी देख लेते हैं। नंबर 10 कह रहा है कि शो दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ बोहर ऑर्बिट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट। ध्यान से देखिए, आपको ये शो करना है कि जो बोहर एटॉमिक मॉडल में जो आपके ऑर्बिट्स हैं, बोहर ऑर्बिट्स हैं, उसका जो सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस मतलब 2πr, ठीक है ना, वो जो है वो मल्टीपल आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल आएगा डी ब्रॉगली के वेवलेंथ का, डी ब्रॉगली के वेवलेंथ का। ज़रा इस चीज़ को समझ लेते हैं। देखो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, अगर आपको याद हो तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस क्या थी? डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग उसने क्या किया, उसने मैटर वेव का कंसेप्ट दिया और बताया कि लैम्डा निकालने के लिए, मैटर वेव की वेवलेंथ निकालने के लिए, हाँ, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड करना होता है किससे? मोमेंटम से। तो डी ब्रॉगली ने ये चीज़ आपको डिराइव करके दी थी, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। ये चीज़ हम जान रहे हैं, ये किसने सिखाई? हमने, डी ब्रॉगली। इस पर भी सवाल आ जाते हैं, इनको भी देख लेंगे अभी, ठीक है ना। अच्छा, ये डी ब्रॉगलीज के थ्रू हमें पता है। अब अगर आपको पता हो तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स पॉस्टुलेट, बोहर ने एक इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि उसने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहे। उसने ये बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है वो कंजर्व्ड होती है, और वो किसके बराबर होती है? h/2π के मल्टीपल के बराबर। सो दिस वाज वन ऑफ द पोस्टुलेट ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल कि MVR मतलब एंगुलर मोमेंटम इज गोइंग टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये दो इक्वेशन आपके पास हैं, इससे आपको प्रूव ये करना है कि बोहर ऑर्बिट का जो सर्कमफेरेंस है वो इंटीग्रल मल्टीपल आएगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ के। ज़रा समझते हैं इस सेकंड इक्वेशन से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ इस तरीके से इसको रीअरेंज कर लेता हूँ कि 2π को इधर भेज देता हूँ, ये बन जाएगा 2πr। देखो लेफ्ट में क्या बन जाएगा? 2πr, और राइट में क्या हो जाएगा? n इंटू एच अपॉन एम वी। बोलो ये बात तो समझ आ रही होगी सभी को? इस तरीके से लिख सकते हैं। ये h अपॉन एम वी अगर आप ध्यान से देखें तो ये लैम्डा है, मतलब यहां से क्या प्रूव हो रहा है कि 2πr इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, वेर n इज व्हाट? वेर n इज इंटीजर 1 2 3 4 सो ऑन। ये तो ऑर्बिट नंबर है, और 2πr क्या है? सर्कमफेरेंस। 2πr इज नथिंग बट सर्कमफेरेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट। तो मैंने ये कहां से लिख दिया? ये पहले से लिख दिया है, h अपॉन एम वी की जगह पर मैंने क्या पुट कर दिया? लैम्डा पुट कर दिया। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि सर्कमफेरेंस ऑफ बोहर्स ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर टाइम्स मल्टीपल ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। आई होप ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो पहला सवाल तो ये रहा, एक बार आप लोग फोटो लें, फिर दूसरे तीसरे चौथे इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर g सबशेल टू एग्जिस्ट। देखो इसका कंसेप्ट क्या होता है वो समझ लेते हैं बच्चों। अगर आपको पता है तो मान लो मैंने अलग अलग ऑर्बिट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये 5 ऑर्बिट सेलेक्ट कर लिया। अभी आपको थोड़ी देर पहले जो हमने पार्ट 1 में देखा था कि कितने सबशेल्स पॉसिबल हैं, तो सबशेल्स उतने ही पॉसिबल हैं जो कि ऑर्बिट नंबर होता है। n = 1 मतलब ऑर्बिट नंबर 1 में एक ही सबशेल है, n = 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट में 2 सबशेल हैं, 3 में 3 है, 4 में 4 है, और 5 में 5 है। अब मेरी बात को समझो, ये कैसे? L की वैल्यू जो पॉसिबल होती है वो 0 से लेकर के n-1। इसका मतलब हो गया L की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, 0। इसमें L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 और 1। इसमें L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2। इसमें L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2 3। इसमें L की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? 0 1 2 3 एंड 4। तो इसका क्या मतलब हो गया कि पहले ऑर्बिट में अगर आप जाते हैं, n = 1 में अगर आप जाते हैं तो एक ही सबशेल है, वो है 1s, क्योंकि L = 0 का मतलब है सबशेल। अब यहां पर 2 L की वैल्यूज आ रही है, मतलब 2s और 2p 2 हो जाएंगे। यहां पर L की वैल्यू 3 आ रही है, मतलब 2s भी होगा, 3s भी होगा, 3p भी होगा, और 3d भी होगा, 3 हो जाएंगी। n = 4 में 4 सबशेल्स हो जाएंगे, 4s 4p 4d और 4f। n = 5 में 5 सबशेल हो जाएंगे, 5s 5p 5d 5f और 5g।
अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, अगर एस सब शेल पहली बार पहले ऑर्बिट में आ रहा था तो दूसरे में भी होगा, तीसरे में भी होगा, चौथे में भी होगा, पांचवें, हर जगह एस होगा। पी पहली बार अगर सेकंड ऑर्बिट में आया है तो उसके बाद के आने वाले सब में होगा। डी पहली बार अगर तीसरे ऑर्बिट में देखा गया तो उसके बाद आने वाले सब में होगा। उसी तरीके से जी सब शेल लाने के लिए, जी सब शेल पहली बार कहां आ रहा है? पांचवें ऑर्बिट में। तो आपको इसका तो आंसर मिल गया है कि व्हाट इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ एन फॉर जी सब शेल टू एग्जिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा n = 5 होना चाहिए मिनिमम। अब एक रिलेशन देखो, एस सब शेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है तो पहली बार ये आया पहले ऑर्बिट में। पी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है तो पहली बार आया ये सेकंड शेल में। डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू 2 होती है तो पहली बार आया ये तीसरे में। मतलब एक कंसेप्ट मिल रहा है कि पहली बार किसी भी सब शेल्स को आने के लिए जो मिनिमम एन वैल्यू है, एन मिनिमम जो चाहिए होती है वो होता है l+1 फॉर एनी सब शेल, फॉर एनी सब शेल। क्या ये बात समझ आ गई? मतलब मैं चाहता तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख करके आपको आंसर दे सकता था कि जी सब शेल के लिए एल की वैल्यू होती है 4, तो मिनिमम एन वैल्यू जो चाहिए होगी 4 + 1 5, वो आंसर हो जाता। फिर भी आपको इतना समझा दिया इसमें। अब देख लो नंबर 12, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल व्हिच हैव सेम स्पिन। अगर आपको पता हो तो डी सब शेल में 5 बॉक्सेस होते हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। बॉक्सेस बुलाता हूं मैं ऑर्बिटल्स को, ठीक है ना। तो आपके पास ये रहे वो 5, इनके नाम भी आपको पता होंगे, dxy, dyz, dzx, dx² -y² एंड dz²। अब मुझे बताओ इन 5 ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10, क्योंकि हर ऑर्बिटल में आप कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हर ऑर्बिटल में आप 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, दोनों अपोजिट स्पिन से। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि पहले तो इसमें आप सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और फिर आप इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग करेंगे अपोजिट स्पिन से, अपोजिट स्पिन से। मतलब मैक्सिमम जो 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, वो जो 10 आ रहे हैं उनमें से 5 हैं जो अपवर्ड स्पिन के हैं, मतलब क्लॉकवाइज स्पिन के हैं, और 5 हैं जो डाउनवर्ड स्पिन के। तो सवाल ये था कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी सब शेल व्हिच हैव सेम स्पिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन्स विथ सेम स्पिन होंगे। इस बात को समझना जरूरी है। बोलो बात समझ आएगी? नेक्स्ट नंबर 13, राइट n+l वैल्यू फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन सोडियम आइटम। अब देखो सोडियम आइटम की बात करें तो एटॉमिक नंबर 11 होता है। एटॉमिक नंबर 11 को कैसे लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। एटॉमिक नंबर 11 को ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसने क्या बोला है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो यही है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आप n+l वैल्यू बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए बच्चों आप बताइए n की वैल्यू कितनी है? 3, और s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन रखा गया तो l की वैल्यू कितनी है? 0। तो n+l की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 + 0, बोले तो 3, ठीक है ना। नंबर 14 क्या कह रहा है? नंबर 14 कह रहा है कि ये जो स्पीसीज लिखे गई हैं O-2, N-3, Mg2+, Na+ और F-, व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज स्पीसीज, इनमें कॉमन क्या है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दे आर कॉल्ड आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब all those particles which have got same number of electron, ऐसे species जिसमें same number of electron है, that is they have same number of electrons, they have same number of electrons, same number of electrons। Are you getting my point? ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हैं चाहे तो। O-2 में कितने इलेक्ट्रॉन है? O-2 मतलब ऑक्सीजन के 8, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8, मतलब न्यूट्रल ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन थे। -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, 10। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, -3 का मतलब 3 जोड़ दो, 10, क्योंकि माइनस चार्ज कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, अनायन बनता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, 2+ का मतलब 2 निकाल दो, 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, +1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 10। F का एटॉमिक नंबर है 9, -1 का मतलब 1 जोड़ दो, 10। तो ऑल हैव गॉट 10 इलेक्ट्रॉन्स ईच, मतलब दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। लास्ट क्वांटम नंबर डिफाइन कीजिए और ऑर्बिटल्स डिफाइन कीजिए। एक बार आप ये देख लें, फिर इनको भी बोर्ड पर लिख रहा हूं मैं, इन दोनों के डेफिनेशंस लिख रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वांटम नंबर्स को डिफाइन कीजिए और ऑर्बिटल्स को डिफाइन कीजिए, ठीक है ना। तो क्वांटम नंबर्स, व्हाट आर क्वांटम नंबर्स? बताइए क्वांटम नंबर्स क्या है, ठीक है ना। क्वांटम नंबर्स आपको पता होगा, क्वांटम नंबर्स बेसिकली, ठीक है ना, वो सेट ऑफ नंबर्स है जो किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट एड्रेस देता है, एग्जैक्ट लोकेशन देता है। तो दीज आर सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू लोकेट द इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम, ठीक है ना। तो दीज आर सेट ऑफ numbers
which gives the exact address or location of an electron inside an atom, right? ओके तो ये चीज़ है। 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, अगर आपको पता हो, है ना, मतलब एग्जाम्पल अगर दें 4 क्वांटम नंबर्स के, कौन कौन से हैं बताइए, आपको पता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कि नहीं, जिसको हम लोग n से लिखते हैं। दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो सबशेल के बारे में बताता है। थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर s, ठीक है ना। ओके, इसमें b पार्ट है कि ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। देखो आपको याद हो तो ऑर्बिटल्स और ऑर्बिट में बहुत फर्क है। ऑर्बिट सर्कुलर डिस्क लाइक होते हैं, जबकि ऑर्बिटल्स का कोई शेप फिक्स नहीं होता है। ऑर्बिटल्स अलग अलग शेप के होते हैं। ऑर्बिट एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है ना, जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का जो तरीका होता है वो होता है 2n स्क्वायर से। ऑर्बिट नंबर अगर 1 है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 × 1 का स्क्वायर दैट इज 2। ऑर्बिट नंबर अगर 2 है तो 2 × 2 का स्क्वायर दैट इज 8। लेकिन ऑर्बिटल में चाहे किसी भी तरह का ऑर्बिटल हो, हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये इनमें कुछ डिफरेंसेस हैं। ऑर्बिट का जो कंसेप्ट था वो इलेक्ट्रॉनों को पार्टिकल मानते हुए था। ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनों को वेव मानते हुए। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल्स। फिलहाल इस सवाल में करना क्या है, ऑर्बिटल्स को डिफाइन करना है कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स। तो मैंने बताया था ऑर्बिटल्स आर रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। बात समझ आ रही क्या? किसी भी एटम में न्यूक्लियस के आसपास का वो रीजन जहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रही होगी, हम कहते हैं कि वो ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है ना। ओके, सो रीजन अराउंड द न्यूक्लियस where probability of finding an electron is maximum, right? तो ये है ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। खास करके ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर आपको याद हो तो एक चीज़ और बता दो, नोड्स मैंने आपको बताया था, है ना। नोड्स क्या होते हैं? बेसिकली नोड्स एक पॉइंट या प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉनों को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, ठीक है ना। अ पॉइंट और अ प्लेन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। दैट इज साई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। यहाँ पर साई स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को। अगर साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी थी नहीं, मतलब वो एक नोड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। हाँ, साई इज द सिंबल फॉर ऑर्बिटल वेव फंक्शन। साई का स्क्वायर बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो शाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, इस सिंबल को शाई बोलते हैं, चाइनीज सिंबल है, ठीक है ना। शाई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, लेकिन शाई स्क्वायर का फिजिकल सिग्निफिकेंस है। दिस रिप्रेजेंट्स द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑर्बिटल वेव फंक्शन, ठीक है ना। थोड़ा सा आप इसको देखें बच्चों। 5 और इंपॉर्टेंट सवाल हैं, ठीक है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के। इसके बाद मैं दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखते हैं ज़रा इसको, ठीक है ना। आंसर नंबर 16 क्या कहता है ये? कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दोनों ऐसा यूनिट में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वेवलेंथ निकालने के लिए, डी ब्रॉगली वेवलेंथ किसी भी पार्टिकल का निकालने के लिए क्या करना होता है? एच को डिवाइड करना होता है उसके मोमेंटम से, प्लैंक्स कांस्टेंट को डिवाइड करना, मतलब जो वेवलेंथ होता है किसी भी पार्टिकल का वो उसके मोमेंटम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा मोमेंटम होगी उतनी वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए, एच की वैल्यू आप जानते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। और पी का मतलब है मास इंटू वेलोसिटी। मास केजी में रखेंगे, मास केजी में कितनी है अपने पास? 0.1 kg। और वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। मतलब आप ध्यान से देखिए, 0.1 और 10 खत्म ही हो जाएगा, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली इसका आंसर कितना आने वाला है? 6.626 इंटू 10⁻34 लैम्डा वेवलेंथ निकाल रहे हैं मीटर में, ऐसा यूनिट मीटर, ठीक है। आंसर नंबर 17
ठीक है। हाउ मेनी सबशेल्स एंड ऑर्बिटल्स आर एसोसिएटेड विथ फिफ्थ ऑर्बिट। एन की वैल्यू अगर 5 है तो ये बार बार करा चुका हूँ मैं अब तक, है ना, कई बार ये सवाल आ गया है। एल की वैल्यू 5 ही आएंगी, 0 1 2 3 एंड 4। जितनी एल की वैल्यू उतने सबशेल्स, राइट, ठीक है ना, जितनी एल की वैल्यू उतने सबशेल्स। अब कौन कौन से सबशेल्स हैं आपके, 5s हो जाएगा, ठीक है ना, 5p हो जाएगा, 5d हो जाएगा, 5f हो जाएगा और 5g हो जाएंगे। इतनी बात तो समझ आ रही ना, यही इनके नाम हो जाएंगे, ठीक है। 5s के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, सिंगल ऑर्बिटल। p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 3। d के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, 5। ऑड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चलता है, 1 3 5। तो f में कितने हो जाएंगे, 7। 1 2 3 4 5 6 7। और g में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 9। बोलिए, बोलो, हो गया क्या, 1 2 3 6 और 9। तो अगर हम ऑर्बिटल्स निकाले, देखो सबशेल्स की वैल्यू तो हो गई 5, है ना। हाउ मेनी सबशेल्स, सबशेल्स इन फिफ्थ ऑर्बिट विल बी 5। हमेशा याद रखें, नंबर ऑफ सबशेल्स इज इक्वल्स टू n वैल्यू, राइट। कितने सबशेल्स होंगे, n वैल्यू के बराबर। पहले शेल के अंदर एक ही सबशेल है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, चौथे में 4 है, पांचवें में 5 है। लेकिन अगर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर निकालना है तो एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है n स्क्वायर के बराबर, n स्क्वायर, क्योंकि 2n स्क्वायर टोटल इलेक्ट्रॉन होता है, और जितने टोटल इलेक्ट्रॉन रहे होंगे ना उस शेल के अंदर, उसके आधे ऑर्बिटल्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, है कि नहीं। n स्क्वायर का मतलब 5 स्क्वायर मतलब 25। और यहाँ से भी आप गिन लो, 1 3 4 5 9 9 और 7 16, 16 और 9 25। बोलो ऑर्बिटल्स कितने बन रहे हैं इसमें, 25 ही बन रहे हैं। तो ये भी एक तरीका हो सकता था, डायरेक्ट आप ये लगा सकते थे। फिर हम देखने जा रहे हैं ज़ीमैन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट। एक बार इसको कॉपी कीजिए। नेक्स्ट आपको ये बताना है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट, ठीक है ना। तो जो आपके हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस थी, उन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस को मैग्नेटिक फील्ड में जब रखा गया तो देखा गया कि वो और भी फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस में स्प्लिट हो जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट होना इन हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का, इसको हम कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इन लाइनों को, स्पेक्ट्रल लाइंस को रखा गया तो वो भी स्प्लिट हो रहे थे, और इसको बोला गया है स्टार्क इफेक्ट, है ना। तो याद रखिए ये दोनों के दोनों क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लाइंस के, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रल लाइंस का स्प्लिटिंग फिनोमेना है, ठीक है। तो मैं ज़ीमैन इफेक्ट का मतलब लिख रहा हूँ, स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्ट ये सवाल आते हैं एक नंबर में, इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट, ठीक है। स्टार्क इफेक्ट क्या है बच्चों, स्टार्क इफेक्ट क्या है, सेम लॉजिक, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट करना है ना। तो आप लिख देना कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन इलेक्ट्रिक फील्ड is called स्टार्क इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 19 पर आते हैं। नंबर 19 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन इन बोहर्स ऑर्बिट एनर्जी फॉर्मूला ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अगर आपको याद हो तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला -13.6 Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में ये हो जाएगा। अब ध्यान से समझो, ये जो माइनस का साइन आ रहा है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए ये माइनस का साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के न्यूक्लियस से बाउंड है, क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस से बाउंड होगा उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी। तो ये रिलीज एनर्जी को हम माइनस से दिखा रहे हैं। जितना ये नेगेटिव होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, मतलब उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू न्यूक्लियस है। बात समझ आ रही क्या नहीं। आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे तो आपने देखा भी था कि पहले ऑर्बिट की जो एनर्जी की वैल्यू है -13.6 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरे की -3.4 है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो ये लेस नेगेटिव होता जा रहा है, और अल्टीमेटली वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रॉन रखा हो। और इन्फिनिटी पर जब इलेक्ट्रॉन को रख रहे हैं तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, मतलब अब वो न्यूक्लियस से बाउंड नहीं है और वहां पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब 0 हो जाना। एक इलेक्ट्रॉन पर नेट एनर्जी अगर 0 हो गई तो इसका मतलब है नाउ दैट इज नॉट बाउंडेड टू द न्यूक्लियस एनीमोर। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी
जब नेगेटिव थी तो इसका मतलब है कि वो ऐसे ऑर्बिट में रखा हुआ है जहां पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उस पर काम कर रहा है। तो मैं वही लिखने जा रहा हूं कि नेगेटिव साइन shows that the electron is bounded to the nucleus of an atom, to the nucleus of an atom, है ना। more is the negative value of energy, more closer it is to the nucleus, and greater is the attraction force, on it. That is कि वो और भी स्ट्रांगली बाउंडेड है, जितना वो क्लोज होगा उतना स्ट्रांगली बाउंडेड है। नंबर 20 पर आते हैं। वाई आर बोहर्स ऑर्बिट कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स? आपको बताया था मैंने कि जब तक एक इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूक्लियस के आसपास के जो ये स्टेशनरी ऑर्बिट हैं, जो ऑर्बिट्स हैं, इनमें जब तक एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा न्यूक्लियस के अराउंड में, तब तक वो ना तो एनर्जी गेन करता है ना तो एनर्जी लूज करता है। मतलब उसकी एनर्जी वैल्यू फिक्स रहती है। मतलब हर पर्टिकुलर ऑर्बिट की एनर्जी वैल्यू फिक्स है, और जब तक इसमें कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा न्यूक्लियस के आसपास, ना तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा ना तो एनर्जी रिलीज करेगा। एंड दैट इज वाई दीज ऑर्बिट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट्स, बिकॉज दे रिप्रेजेंट अ फिक्स एनर्जी पाथ। वो जो स्टेशनरी ऑर्बिट्स है वो एक फिक्स एनर्जी वाले पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब तक इन फिक्स एनर्जी पाथ में इलेक्ट्रॉन रहेगा तब तक उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट रहेगी, और वो ना तो एनर्जी गेन करना चाहेगा ना तो एनर्जी लूज करना चाहेगा। बात समझ आ गई आपको? मैं इसको लिखने जा रहा हूं कि बोहर ऑर्बिट is called stationary orbit because they are fixed energy path around the nucleus, and as long as an electron revolves around the nucleus, in these paths it neither loses nor gains energy, क्या ये बात समझ आ रही क्या? ठीक है ना। अब इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं बच्चों करा दिया। 2 पार्ट में ये वीडियोस अपलोडेड हैं। पार्ट 1 देख लेना, उसमें बहुत सारे सवाल कराए हैं। पार्ट 2 देख लेना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल जिनके आने के चांसेस होंगे कल के पेपर में, आपके फाइनल पेपर में, क्लास 11 के फाइनल पेपर में, वो इनमें से ही कोई एक दिखेंगे। एक बात और, ज़रूर आप लोग जाते जाते बोहर्स मॉडल के पॉस्टुलेट देख लेना। व्हाट आर द पॉस्टुलेट्स ऑफ बोहर मॉडल? ये चीज़ें हर टीचर लिखवाते हैं, मैंने भी लिखवाया है। पॉस्टुलेट्स क्या है? वही है कि किसी भी एटम में 2 पार्ट होते हैं, न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियर पार्ट में रहता है, ठीक है ना। वो एक फिक्स एनर्जी पाथ में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। ये सारे पॉस्टुलेट मैंने लिखवाए हैं। और जब तक इन फिक्स एनर्जी पाथ में वो रिवॉल्व करेगा तब तक इट विल नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी, ठीक है ना। और फिर हमने ये भी लिखा है कि एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन की दूरी न्यूक्लियस से बढ़ते जाती है, इसकी एनर्जी वैल्यू बढ़ती जाती है। एंड जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर जाते हैं, 2 एडजेसेंट आने वाले ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप बढ़ता जाता है, कम होता जाता है ऊपर की तरफ। बात समझ आ रही क्या? तो ये सारी चीज़ें मैंने लिखवाई हैं। इन पॉस्टुलेट्स को ज़रूर कल के क्लास में लिख दीजिएगा, ये कल के पेपर में लिख दीजिएगा। और हो सकता है ये भी सवाल आ जाए, लिमिटेशंस क्या हैं बोहर्स ऑर्बिट के, तो काइंडली गो थ्रू द लिमिटेशंस एज वेल, ठीक है ना। एक बार इनको ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा, इसके बाहर कुछ पूछने के कोई चांसेस नहीं है। तो थैंक यू वेरी मच। इस चैप्टर में यही कुछ सवाल हैं। अब मैं दूसरे चैप्टर के आपको सवाल देने जा रहा हूँ, तो अगले लेक्चर का इंतज़ार करें, वो भी आने वाला है।